नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। ट्रंप से मोदी मिले, लेकिन ऐसा क्या क्या हुआ कि राहुल गांधी से लेकर एजेंडाधारियों तक में आग लगी हुई है। आज इसका चैप्टर विस्तार से खोलूंगा। तुनक मिजाज ट्रंप ने दोस्त मोदी के लिए वो काम कर दिए कि दुनिया हैरान रह गई। वो काम दिखाऊंगा। पीएम मोदी से अडानी पर सवाल हुआ, लेकिन जवाब वो आया जो हर एजेंडे के धागे खोल दे रहा है। आज आपको वो जवाब सुनवाऊंगा। मनमोहन सिंह चुप बैठ गए थे, मोदी चुप नहीं बैठते। दोस्त ट्रंप से लेकर आ रहे हैं 26/11 के साजिशकर्ता को भारत में लाकर सजा देने के लिए। और ट्रंप ने तो क्लियर कह दिया कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को निपटाने का जिम्मा मोदी निभाएंगे। मोदी ट्रंप के बीच कौन सी डील हुई जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी, आज इसका चैप्टर भी। इसके अलावा एक और अहम चैप्टर, बैंक पर लगा बैन, लाखों खाता धारकों का पैसा फंसा, अब क्या होने वाला है। आपका पैसा भी तो नहीं डूब जाएगा। बैंक में आपका पैसा कितना सुरक्षित है, आज इसका चैप्टर भी होगा। और सीएम योगी ने बता दिया कि 15,000 लगाकर 3 लाख कमाने का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर 17 फरवरी को फैसला हो सकता है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की घोषणा हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक होगी, जिसमें कानून मंत्री और लोकसभा में नेता, विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा, जबकि उससे पहले 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन के बाद दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा सकता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका वाड्रा महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के महाकुंभ जाने की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस को तैयारी करने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी राहुल गांधी 4 फरवरी को महाकुंभ जाने वाले थे, लेकिन संसदीय कार्रवाई के चलते उनका दौरा नहीं हो पाया। संभल हिंसा में शामिल उपद्रवियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यूपी पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर संभल के कई इलाकों में चस्पा कर दिए। पोस्टर में लिखा है कि जो भी इन आरोपियों को पकड़ने में मदद करेगा, उन्हें इनाम भी दिया जाएगा और मदद करने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। संभल हिंसा में शामिल 70 से ज्यादा लोगों को पुलिस अब तक जेल भेज चुकी है, जबकि 2000 से ज्यादा लोगों के हिंसा में शामिल होने की बात कही जा रही है। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर 2 जत्थे भारत आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 15 फरवरी और 16 फरवरी को विशेष विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। पंजाब सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई है। पहले विमान में 119 भारतीय सवार होंगे। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में सबसे ज्यादा 67 प्रवासी पंजाब और 33 अवैध प्रवासी हरियाणा के। इससे पहले 5 फरवरी को 104 अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया। तो बॉस, ये हो गया दिन भर का रिवीजन और पाठशाला की पहली क्लास। ट्रंप से मोदी मिले, ऐसा क्या क्या हुआ कि राहुल से लेकर एजेंडाधारियों तक में आग लगी हुई। तुनक मिजाज ट्रंप ने दोस्त मोदी के लिए वो काम किए कि दुनिया हैरान रह गई। पीएम मोदी से अडानी पर सवाल, तो वो जवाब आया जो हर एजेंडे के धागे खोल रहा है। मनमोहन चुप बैठ गए थे, लेकिन मोदी नहीं। दोस्त ट्रंप से लेकर आए हैं 26/11 के साजिशकर्ता को भारत सजा देने के लिए। और ट्रंप ने तो क्लियर कह दिया कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को निपटाने का जिम्मा अब मोदी निभाएंगे। सबसे पहले इसका चैप्टर। जिस मुलाकात का दुनिया को इंतजार था, वो मीटिंग हो चुकी है बॉस। मोदी और ट्रंप की मीटिंग ने एजेंडाधारियों को कुछ यूं सुलगा रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यह अपने आप में बड़ा सबूत है कि मोदी ट्रंप की मीटिंग बहुत शानदार रही, क्योंकि जितनी उधर आग लग रही है, समझिए कि उतनी शानदार मीटिंग हुई। तुनक मिजाज ट्रंप ने आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने दोस्त मोदी के लिए ऐसी ऐसी चीजें की हैं कि भारतीय के तौर पर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि बॉस देखो, हमारे देश के पीएम के लिए क्या रौला है। सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति तक इतना सम्मान, इतनी इज्जत दे रहा है। हालांकि यहां एक इकोसिस्टम मोदी को इतना सम्मान मिलता देखकर पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। उनको तो ऐसा है जैसे गरम तवे पे बैठा दिया हो, लेकिन उनका लोड नहीं लेने का है।
आप तो ये देखिए कि पीएम मोदी का, भारत के पीएम मोदी का कितना जबरा वेलकम हुआ है अमेरिका में। पीएम मोदी के व्हाइट हाउस में आते ही ट्रंप ने उन्हें गले लगा लिया, फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तस्वीरें खिंचवाई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से पीएम मोदी के लिए कुर्सी खींची कि उन्हें आसानी हो सके। पीएम मोदी से दोस्ती की पुरानी यादों को समेटे हुए किताब गिफ्ट की। व्हाइट हाउस में 4 घंटे तक ट्रंप पीएम मोदी के होस्ट बने रहे। पहले दोनों नेताओं ने 1-to-1 मुलाकात की, फिर डेलीगेशन लेवल पे बातचीत की और व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए डिनर रखा गया 16। मतलब मोदी और ट्रंप की दोस्ती का फिर से वही दौर दिखा जो पहले टर्म में दिखता था। यही बात भारत में इंडी गठबंधन को परेशान कर रही है। इसलिए जहां एक तरफ व्हाइट हाउस में घंटों बिताकर पीएम मोदी ट्रंप के साथ बड़ी बड़ी डील क्रैक कर रहे थे, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, एजेंडाधारियों को निपटाने का प्लान बना रहे थे, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, भारत को और मजबूत बनाने पर काम कर रहे थे, वो भी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन वहीं उसी वक्त दूसरी तरफ जला भुना इंडी गठबंधन अडानी के मुद्दे पर उछल रहा था। मोदी और ट्रंप की जोड़ी ने डीप स्टेट, बांग्लादेश, खालिस्तान, आतंकवाद सबको निपटाने का प्लान बनाया है। और इधर भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं की सोच आप देखिए कि वो इसी में अटके हुए हैं कि ट्रंप तो मोदी को रिसीव करने व्हाइट हाउस के बाहर तक नहीं आए। कोई कहने लगा कि पिछली बार पीएम मोदी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते। मतलब मोदी और ट्रंप की दोस्ती का माहौल सेट करने के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के मन में जो आया वो बोलते चले गए। विपक्ष और उसका इकोसिस्टम फिर वही शादी वाले नाराज फूफा की तरह बिहेव कर रहा है और यह भूल जाता है कि ऐसे नाराज फूफाओं के इफेक्ट से शादियां नहीं रुका करती। इसीलिए ऐसे मुंह फुला के अलाए बलाए बोलने से क्या होना है, लेकिन आदत छूटेगी इनकी। उनको तो आग लगी हुई है कि इतना सम्मान मोदी को कैसे मिल गया। उनको यह दिखता ही नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। इनका दर्द भी आपको दिखाऊंगा, उस दर्द में जो अनाप शनाप बोल रहे हैं उसका सच भी बताऊंगा। मोदी ट्रंप की मेगा डील्स के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले वो तस्वीरें जिन्हें देखकर हर देश प्रेमी का सीना चौड़ा हो रहा है और देश विरोधियों का कलेजा फटा जा रहा है, जरा उसकी एक झलक देखिए। We missed you a lot. ये तो झलक है। अब एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो क्या हो। पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप जो हैं वो व्हाइट हाउस के बाहर तक आए। उसके बाद पीएम मोदी व्हाइट हाउस के अंदर पहुंचे, जहां डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। ट्रंप ने पीएम मोदी का गले लगाकर उनका स्वागत किया। ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि बॉस आपको बहुत मिस किया, मिस्ड यू अलॉट। देखिए जरा सुनिए। We missed you. We missed you a lot. We missed you. We missed you a lot. आप इसी से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती किस लेवल पर है। यहां कुछ लोग मोदी विरोध में माहौल बना रहे थे कि अरे ट्रंप ने तो नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। बॉस वो वहां कह रहे हैं कि आपको बहुत मिस किया भाई। ऐसी दोस्ती है इनकी। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच गजब की केमिस्ट्री है और यह आज से नहीं, 2017 से पीएम मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात के वक्त से। उसके बाद से दोनों नेता कई बार मिल चुके हैं। हर बार वही गर्मजोशी दिखती है। वर्ल्ड लीडर्स में इस तरह की पर्सनल केमिस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात से कई यादगार तस्वीरें सामने आई जो पहले शायद ही कभी देखने को मिली। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के अनुभव भी लिखे और इस दौरान बड़ा दिलचस्प किस्सा भी हुआ। दरअसल ट्रंप और पीएम मोदी उस कमरे में पहुंचे जहां विजिटर बुक में पीएम मोदी को अपने अनुभव लिखने थे। यहां ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए सम्मान में कुर्सी बाहर खींची कि आइए बैठिए बॉस, लिखिए। फिर जब पीएम मोदी कुर्सी पर बैठ गए और विजिटर बुक में अपना अनुभव लिख रहे थे, उस दौरान ट्रंप लगातार पीछे खड़े रहे। फिर जब पीएम मोदी खड़े हुए तब भी ट्रंप ने कुर्सी पीछे खींची कि आइए आप चला जाए, आगे चला जाए। मतलब इतना सम्मान। भाई जाते पीएम अपना कुर्सी खींचते और बैठ जाते, नहीं कुर्सी खींच के बोले कि बैठिए। फिर लिख रहे हैं तो पीछे खड़े हैं ट्रंप। और जब वहां से नरेंद्र मोदी निकलने लगे तो फिर उनके लिए कुर्सी खींची। देखिए जरा वहां क्या हुआ है।
तो ये तस्वीर देखिए, जब पीएम मोदी वहां से उठकर जाने लगे तब भी उन्होंने कुर्सी खींची और पीएम मोदी के लिए रास्ता बनाया। ये देखिए ये तस्वीर। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि एक शिष्टाचार भी है कि भाई प्रधानमंत्री के लिए कौन व्यक्ति कुर्सी खींच रहा है ये भी देखिए, उसमें शिष्टाचार है कितना ये भी तो समझिए। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनसे ऐसी तस्वीरों की उम्मीद नहीं होती। ये वो ट्रंप हैं जो अपने स्वैग के लिए जाने जाते हैं, जो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। जैसे ये तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो वो व्यक्ति हैं जो धक्का देकर आगे निकलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन वही ट्रंप जब पीएम मोदी से मिलते हैं तो उनको कुर्सी ऑफर करते हैं, उनके पीछे खड़े रहते हैं हाथ बांधकर। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, ट्रंप के लिए मोदी की क्या अहमियत है। आप देखिए ना भाई, वो व्यक्ति है जो पीछे हटो धक्का देके लोगों को पीछे करने वाला व्यक्ति आज शिष्टाचार दिखाकर पीएम मोदी के लिए जो है वो कुर्सी ऑफर कर रहा है। यह है मोदी की, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ट्रंप ने सम्मान से कुर्सी खींची। यह तस्वीर बहुत ही पावरफुल है। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी महान है। जहां यह खुद ट्रंप ने लिखा, आप देखिए तस्वीर, ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए लिखा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, यानी प्रधानमंत्री जी आप महान हैं। जैसे वो 3 इडियट में था तो उसी ग्रेट हो जहां पना, उसी टाइप से उन्होंने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। और इसमें भी एक चीज गौर कीजिए, ग्रेट को कैपिटल लेटर में लिखा है GREAT, ये सब कैपिटल में, बाकी स्मॉल लेटर में। यानी नरेंद्र मोदी कितने महान है इसको हाईलाइट किया गया है लिखते वक्त, यानी भारत के प्रधानमंत्री कितने महान है इसको हाईलाइट किया गया। दरअसल ट्रंप ने पीएम मोदी को तोहफे में जो किताब दी उसका नाम है आवर जर्नी टुगेदर, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल के बारे में जानकारी देती है। इस किताब में ट्रंप ने भारत दौरे का जिक्र किया है। ताजमहल के सामने ट्रंप और मेलेनिया की तस्वीर भी इस किताब में है। गुजरात में ट्रंप के लिए आयोजित रैली की तस्वीरें हैं, पीएम मोदी और ट्रंप की साथ में तस्वीरें। यह भी दिखाता है कि ट्रंप के लिए मोदी क्या अहमियत रखते हैं कि उनको गिफ्ट देना था तो एक किताब ही छपवा दी कि हमने किस तरह से हमारी दोस्ती है। डोनाल्ड ट्रंप साल 2020 में भारत आए थे। पीएम मोदी ने उनके स्वागत में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम की यादें आज भी डोनाल्ड ट्रंप के जहन में जिंदा हैं, क्योंकि शायद किसी और देश में ट्रंप का ऐसा भव्य स्वागत नहीं हुआ था। भारत की मेहमान नवाजी देखकर ट्रंप के होश उड़ गए थे। पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने दोस्त ट्रंप को भारत आने का न्योता दे दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के अंत में क्वाड की मीटिंग में शामिल होने के लिए वो भारत आ सकते हैं। सुनिए पीएम मोदी ने अमेरिका में आदर सत्कार और ट्रंप को भारत के न्योते पर क्या कहा। फिर बताऊंगा कि ट्रंप से दोस्ती पर पीएम मोदी ने कौन सा मेगा मंत्र दे दिया। मैं मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को मेरे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। भारत के लोग तो 2020 की आपकी यात्रा को आज भी याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर उनके पास आएंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। मोदी ने मागा और मीगा का जिक्र किया। अब ये क्या है आपको जरा बताता हूं। जरा आप देखिए, ट्रंप ने नारा दिया हुआ है मागा। ये मागा क्या है भाई? हमारे यहां तो ट्रेन में मग्गा मिलता है, लेकिन यह है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये बनता है मागा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे आप मागा बोल रहे हैं वैसे हम भारत को महान बनाना चाह रहे हैं, इसलिए इसको मीगा का नाम दिया। इसमें एम वही है, मेक ग्रेट अगेन, ये तीनों सेम है। आई को जो है नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि ये इंडिया है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दें, मागा प्लस मीगा, तो नरेंद्र मोदी ने कहा ये बनेगा इक्वल टू मेगा, यानी बहुत शानदार बड़ी चीज बन जाएगी मेगा। और उसका दूसरा मतलब भी है मेक अर्थ ग्रेट अगेन, यानी पूरी दुनिया को महान बनाए। इतना बोलते बोलते नरेंद्र मोदी ने यह भी समझा दिया
कि भाई तुम जैसे मागा यानी अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए काम कर रहे हो, मैं भी इंडिया को ग्रेट बनाने के लिए काम कर रहा हूं। तो ये मत सोचना कि हमारी दोस्ती के बीच में ये भूल जाऊंगा मैं। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत शानदार तरीके से धीरे से समझा दिया भाई कि ये नहीं छूटेगा कि इंडिया को हम पीछे रख देंगे। पीएम मोदी ने मागा और मीगा से मेगा बना दिया, जिसका मतलब होता है बहुत भव्य। यानी भारत और अमेरिका के लक्ष्य बड़े हैं, साथ मिलकर पूरे होंगे। मेगा का एक मतलब मैंने आपको बताया, मेक अर्थ ग्रेट अगेन भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने न पीएम मोदी के स्वागत में कोई कंजूसी दिखाई, ना ही उन्होंने उनकी तारीफ में शब्दों की कंजूसी। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को महान नेता बताया, पीएम मोदी ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दी और पुरानी यादें ताजा की। एक बार दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या कहा है वो भी सुनिए, फिर बताता हूं कि मोदी ट्रंप की दोस्ती देखकर कैसे भारत में भाई साहब तूफान आ रखा है। लेकिन पहले जरा दोनों को सुनिए। मैं मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप Welcome the Prime Minister of India, my friend, Narendra Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India. थैंक यू। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। It's an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. We have great unity. We have great friendship, he and I and our countries, and I think it's only going to get closer. But हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। यानी अमेरिका में पीएम मोदी का भयंकर रौला दिखा बॉस। ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री दिखी, पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि मोदी जी आप ग्रेट हैं। व्हाइट हाउस में ही पीएम मोदी और ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान अडानी को लेकर एक पत्रकार ने सवाल पूछा। कांग्रेस ने इसी को मुद्दा बना लिया, जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता इंतजार कर रहे थे कि अडानी का बस जिक्र हो जाए। पीएम मोदी ने अडानी के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का बेहद शानदार और करारा जवाब दिया। पहले आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने अडानी के मुद्दे पर क्या जवाब दिया, फिर बताऊंगा कि भारत में इस शानदार जवाब पर कैसे ओछी पॉलिटिक्स हो रही है। Whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। यानी पीएम मोदी ने बेहद सधे शब्दों में अडानी पर पूछे गए सवाल का जवाब उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं पूरे देश के हर नागरिक के लिए खड़ा हूं क्योंकि मैं भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन किसी इंडिविजुअल के लिए दो बड़े देशों के नेता बैठ के बात करेंगे, यह नहीं होता भाई। मतलब सरल शब्दों में कहूं तो कहने का तात्पर्य यह था कि क्या बकलोल जैसा सवाल पूछ रहे हो, बुद्धि नहीं है। यहां बैठ के जो है अडानी पे बातचीत होगी। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि अडानी उनके लिए अमेरिका जाकर बात करने वाली शख्सियत नहीं है भाई, कि उनके लिए जाके अलग से बात होगी। एकदम क्लियर मैसेज दिया नरेंद्र मोदी। आप देखिए उस पर भी तमाशा चल रहा है। यहां राहुल गांधी के लिए तो अडानी का नाम ही काफी था, उनको और तो कुछ दिख नहीं रहा था कि भाई यहां तो रौला दिख रहा है, पीएम का क्या करें, तो इसी पे मुद्दा बनाया। राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं कि अडानी का केस क्या है, पीएम मोदी के जवाब का मतलब क्या है। राहुल गांधी को अपनी पॉलिटिक्स ठोकनी थी, उन्होंने एक ट्वीट ठोक दिया। उन्होंने लिखा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। राहुल गांधी के साथ साथ टीएमसी ने भी अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। लेकिन बॉस कोई राहुल गांधी से तो पूछे कि वहां पत्रकार ने पूछा कि क्या अडानी पे बात हुई, तो नरेंद्र मोदी ने बताया कि नहीं भाई, इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि हम दोनों बैठ के अडानी पे बात करेंगे।
और बड़े मुद्दे हैं। लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि अडानी पे बोला गया तो नरेंद्र मोदी अडानी पे क्या आरोप है, नहीं है, इस पे बोलने लग जाएं। बॉस, आप अमेरिका जाके भारत में क्या कमियां हैं, भारत में सब खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, आप ये बोल के आते हैं, थू कराते हैं, इतना काफी नहीं है क्या भारत के प्रधानमंत्री भी जाएं और वो बोलें जो आप सुनना चाहते हैं? टीएमसी पीछे नहीं है। टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि इसी वजह से पीएम मोदी भारत में मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देते। दरअसल भारत में राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अमेरिका में पीएम मोदी के गौतम अडानी पर दिए बयान से इसलिए बौखला गए क्योंकि पीएम मोदी ने राहुल गांधी की बरसों की तपस्या को पल भर में भंग कर दिया। राहुल गांधी सालों से जो माहौल बना रहे हैं, पीएम मोदी ने 25 सेकंड में उसका धुआं उड़ा दिया। राहुल गांधी बरसों से यह आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी जब भी किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए गौतम अडानी को उस देश में बिजनेस दिला देते हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने साफ कह दिया और राहुल गांधी को और उनके इकोसिस्टम को समझा दिया कि उनकी विदेश नीति की समझ बहुत कमजोर है। पीएम मोदी से बेसिर पैर का सवाल करने वाले अमेरिकी पत्रकार की भी पीएम मोदी ने क्लास लगाई, जो पीएम मोदी से यह पूछ रहा था कि क्या गौतम अडानी से जुड़े मामले पर कोई बातचीत हुई। इसी पर पीएम मोदी ने कह दिया कि किसी एक व्यक्ति या उसके मामले के लिए दो देशों के नेता न तो मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। और बात सही भी है। क्या अमेरिका ने पीएम मोदी से पूछकर अडानी पर केस किया था क्या? तो फिर पीएम मोदी के कहने पर केस बंद कैसे हो जाएगा? मतलब कुछ भी चल रहा है। और अगर नरेंद्र मोदी गलत बोलते तो ट्रंप चुप बैठते, वो कहते कि नहीं हमने बात की है, लेकिन ट्रंप ने तो नहीं कहा। लेकिन राहुल गांधी का तो माहौल यही रहता है कि पीएम मोदी जाते होंगे और कोने में बैठ के बोलते होंगे कि सुनिए अडानी को ये दे दीजिए। नरेंद्र मोदी ने ताल ठोक के कहा कि इस तरह से फॉरेन पॉलिसी नहीं डिसाइड होती, इस तरह से देश नहीं चलते हैं कि बैठ के इंडिविजुअल पे बात चल रही है। इसी वजह से पीएम मोदी को यह समझाना पड़ा कि डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती। लेकिन राहुल गांधी ना तो समझेंगे ना उनका इकोसिस्टम समझेगा। आप यह भी देखिए कि खुद कांग्रेस के ही नेता पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो कम से कम राहुल गांधी से तो ज्यादा ही जानते हैं। वो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को सफल बता रहे हैं। शशि थरूर ने कहा कि अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी उनसे बेहतर नेगोशिएटर हैं तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रंप इस तरह किसी की तारीफ करने के लिए जाने नहीं जाते हैं। सुनिए शशि थरूर कैसे मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जो राहुल गांधी के मुंह से कभी नहीं निकलेगा। I think calling Mr. Modi a better negotiator than himself is astonishing, because Mr. Trump takes pride in being this sort of art of the deal is his strength, and his admirers, including yesterday the defense secretary of the US, had said that Mr. Trump is the greatest negotiator in the world, and here Mr. Trump says Mr. Modi is better than him. So I think we are looking at a very high degree of praise from a man who is not known for saying praiseworthy things. So this is good news. शशि थरूर खुद कह रहे हैं कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप वैसा आदमी नहीं है जो किसी की इतनी तारीफ कर दे। वो डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है कि मोदी जी तुस्सी ग्रेट हो, भारत के प्रधानमंत्री तुस्सी ग्रेट हो। ये राहुल गांधी और इकोसिस्टम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये भारत की तारीफ उनसे शायद बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसलिए कुछ नहीं मिला तो फर्जी का एजेंडा बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया भारत की ताकत देख रही है, पीएम मोदी का जलवा देख रही है, लेकिन भारत में मोदी विरोध में कुछ लोग देश की बढ़ती ताकत का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत की डिप्लोमेसी पर राजनीति करने वालों में अखिलेश यादव भी शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछली बार पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए हीरा लेकर गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते। इनको भी सुनी लीजिए, फिर बताता हूं अमेरिका में पीएम मोदी ने वो काम कर दिया जो मनमोहन सिंह तक नहीं कर पाए थे। व्यापार आए, लेकिन हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते हैं। इन नेताओं को सुनकर पब्लिक भी पूछती है, बॉस कैसी बातें करते हैं लोग। एक हमारा एलओपी है और एक हमारे सांसद साहब। राजनीति करने वाले तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इसकी परवाह नहीं करते। उनके लिए देश सबसे जरूरी है। पीएम मोदी अमेरिका में बड़ी बड़ी डील करके आए हैं, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के लिए देश की सुरक्षा कितनी अहमियत रखती है। और इसलिए आप देखिए कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली मीटिंग में पीएम मोदी ने भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले डीप स्टेट, खालिस्तान समर्थक, आतंकी संगठन सबकी क्लास लगाने का इंतजाम किया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात में यह सुनिश्चित कर दिया कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा जल्द से जल्द भारत के हवाले कर दिया जाए। एक बार सुनिए तहव्वुर राणा पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि तहव्वुर राणा को भारत लाने से पाकिस्तान को पीएम मोदी ने क्या मैसेज दे दिया है।
Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तहव्वुर राणा 26 नवंबर 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले का दोषी है, लेकिन तब की यूपीए सरकार न पाकिस्तान से इस हमले का बदला ले पाई थी, न पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर पाई थी, न भारत के दुश्मनों को उनके बिल से बाहर निकाल कर ला पाई थी। वो लोग पुलिंदा कागज का पुलिंदा भेजते थे। लेकिन पीएम मोदी इतने साल बाद भी कुछ नहीं भूले हैं, ना ही वो किसी को छोड़ने वाले हैं। इस हमले के 17 साल बाद भी पीएम मोदी को सब याद है कि किसने भारत को कितनी चोट पहुंचाई थी और उसका क्या हाल करना है। मोदी सरकार ने जिस तहव्वुर राणा को भारत लाने का काम किया है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, उसको सजा देनी कितनी जरूरी है। 64 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का है और उसके पास कनाडा की सिटीजनशिप है। तहव्वुर राणा पर 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली की मदद का आरोप है, जो तहव्वुर राणा का बचपन का दोस्त है। डेविड हेडली ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से पहले मुंबई में रहकर रेकी की थी। तहव्वुर राणा ने ही हेडली को मुंबई में ऑफिस खोलने में मदद की थी, जबकि तहव्वुर राणा यह अच्छी तरह जानता था कि डेविड हेडली पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा था। मुंबई में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने 166 लोगों की हत्या की थी, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी थे। आतंकी हमले की साजिश होने के आरोप में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने अक्टूबर 2009 में तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। डेविड हेडली की गवाही के आधार पर तहव्वुर राणा को 14 साल की सजा सुनाई गई थी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर रह चुका है और 1997 में वो कनाडा शिफ्ट हुआ था और फिर कनाडा से अमेरिका पहुंचा। यानी तहव्वुर राणा को ऑलरेडी अमेरिका में सजा मिल चुकी है, लेकिन यह नरेंद्र मोदी का हिसाब चलता है। उन्होंने कहा कि इसने हमारे यहां के लोग मारे, हमारे देश के सीने पे जख्म दिया, तुम काहे का सजा दोगे? इसको सौंपो हमको, इसका इलाज हम करें। इतनी बड़ी चीज हुई है आज कि वो तहव्वुर राणा अब भारत लाया जाएगा और उसका ट्रायल होगा। तहव्वुर राणा इधर उधर शरण लेता रहा, लेकिन आखिर में पीएम मोदी के शिकंजे से नहीं बच पाया। अब भारत में तहव्वुर राणा को उसके किए की सजा मिलेगी। तहव्वुर राणा पर पीएम मोदी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताता हूं कि आतंकवाद पर ट्रंप और मोदी ने मिलकर क्या ऐलान किया है जिससे पाकिस्तान में भूचाल आ गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से पाकिस्तान टेंशन में आ गया। उसे पता है कि इधर तहव्वुर राणा की जुबान खुलेगी, उधर पीएम मोदी दुनिया के सामने पाकिस्तान की फाइल खोल देंगे। पाकिस्तान इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि मोदी और ट्रंप की ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान पर सीधे आतंकवादियों की मदद का आरोप लगा है। मोदी और ट्रंप के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान से 26/11 मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए कहा गया है। साथ ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को सीधा मैसेज देते हुए अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए न होने देने की चेतावनी। इसके साथ ही ज्वाइंट स्टेटमेंट में दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के सेफ हेवंस का सफाया करने का भी संकल्प लिया गया है। यानी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये आतंकवादी जहां छुपे होंगे उन्हें ठोका जाएगा। उधर वॉशिंगटन डीसी में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ट्रंप की ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई। इधर पाकिस्तान में स्टेटमेंट से भूचाल आ गया। पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका के साझा बयान में अपने लिए की गई टिप्पणी को एक तरफा बता दिया और हमेशा की तरह खुद को आतंकवाद का विक्टिम बताने लगा। अमेरिका के सामने गुहार लगाने लगा कि क्या कर रहे हो बॉस, मोदी के साथ मिलकर हमको ठोकोगे आप भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुनिए, फिर बताता हूं कि मोदी की लिस्ट में और कौन कौन है जिसका इलाज होगा।
We considered the Pakistan-specific reference in the Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. We are surprised that the reference has been added to the joint statement, notwithstanding Pakistan's counter-terrorism cooperation with the United States. बॉस तहव्वुर राणा को भारत लाना तो अभी शुरुआत है। अभी तो पीएम मोदी ट्रंप को एक लंबी लिस्ट सौंप कर आए कि जरा इन गुनहगारों का भी हिसाब होना चाहिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में बता दिया कि उन्हें भारत से एक लिस्ट मिल चुकी है और वो भारत के दुश्मनों की क्लास लगाने में पीएम मोदी की मदद करने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को बहुत ध्यान से सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि ट्रंप कौन सी लिस्ट की बात कर रहा है। Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration, and a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें भारत से एक लिस्ट मिल चुकी है और वो कह रहे हैं हम सब लोगों को भारत को सौंप देंगे बॉस, क्योंकि हमको भारत से अच्छे संबंध चाहिए। यानी जैसे भारत ने तहव्वुर राणा को सौंपने के लिए अमेरिका को कहा, वैसे ही भारत ने और लोगों की भी लिस्ट बना के दे दी। अब सवाल है कि लिस्ट में और कौन कौन है? क्या इस लिस्ट में भारत के खिलाफ अमेरिका में काम करने वाले डीप स्टेट के एजेंट्स हैं? क्या इस लिस्ट में जॉर्ज सोरोस का भी नाम है? क्या इस लिस्ट में उन संस्थाओं का नाम है जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती है? क्या इस लिस्ट में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम है? और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे यह दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को एक ऐसी लिस्ट भी मिली है जिसमें डीप स्टेट के पैसे पर अपनी कलम चलाने वाले, अपनी जुबान चलाने वाले पत्रकारों के नाम भी। अब ये सोशल मीडिया पे दावा है, हमारे पास इसकी खबर नहीं है, लेकिन लोग लिख रहे हैं कि वो सब भी अब जो है एक्सपोज होने वाले हैं। इस लिस्ट में डीप स्टेट के एजेंट्स का नाम तो जरूर होगा, क्योंकि पीएम मोदी भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को छोड़ने वाले नहीं। इसलिए आप देखिए कि जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। तुलसी गबार्ड वो नेता हैं जो डीप स्टेट के खिलाफ योद्धा की तरह लड़ती रही है और वो काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, तमाम संभावित खतरे और इंटेलिजेंस को लेकर शेयरिंग की बात कर रही। और इसलिए इस मुलाकात में भी संकेत मिल गया था कि भारत विरोधियों को छोड़ने के मूड में नहीं है मोदी। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात को जो इंपैक्ट दिख रहा है, उसने अमेरिका में छिपे बैठे खालिस्तानी आतंकी पन्नू की भी टेंशन बढ़ा दी होगी, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पन्नू का नाम भी भारत की तरफ से तैयार आतंकियों के वांटेड लिस्ट में। अमेरिका में रहने वाला पन्नू गैरकानूनी संस्था सिख फॉर जस्टिस का अहम सदस्य है। पन्नू सीमा पार और विदेशी धरती से आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल है। पन्नू भारत विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान मूवमेंट में शामिल है और पंजाब में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की साजिश रच रहा है। पन्नू कई बार भारत में आतंकी हमले की धमकी दे चुका है। पिछले दिनों पन्नू ने भारत में चल रहे महाकुंभ में भी आतंकी हमले की धमकी दी थी। इससे पहले वो कभी भारत में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप तो कभी एयर इंडिया की फ्लाइट में बम धमाके की धमकी देता रहा है और भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए आए दिन वीडियो भी जारी करता रहा है। मोदी ट्रंप की बातचीत के बाद बहुतों की नींद उड़ी होगी, क्योंकि सबका नंबर आने वाला है। जो बांग्लादेश बहुत उछल रहा था वो भी अब खौफ में होगा, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि बांग्लादेश को पीएम मोदी देख लेंगे। यह सुनकर ही बांग्लादेश की हालत खराब होगी कि पीएम मोदी अब उसके साथ क्या करने वाले, क्योंकि ट्रंप ने तो सीधे मुंह मोड़ लिया है कि अब जो मोदी करेंगे वही करेंगे, वही निपटाएंगे बांग्लादेश को। सुनिए क्या कह रहे हैं ट्रंप। And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration, and then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ट्रंप ने बांग्लादेश में अमेरिका के डीप स्टेट के रोल से इनकार क्यों किया,
ये तो ट्रंप ही जाने, क्योंकि खुद अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अमेरिका के डीप स्टेट ने ही खेल किया था। हमने आपको कल ही बताया था कि अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी माइक बेंस ने कैसे खुलासा किया था कि बांग्लादेश में अमेरिका से फंडिंग करके हिंसा भड़काई गई। यानी यह बात किसी से छिपी नहीं है कि बांग्लादेश में अमेरिका ने ही खेल किया था, लेकिन ट्रंप इसे मानने से कतरा रहे हैं और इसे भारत पर छोड़ रहे हैं। यानी दूसरे शब्दों में ट्रंप ने यह कह दिया कि भारत अपने तरीके से बांग्लादेश से निपट ले, हम इसमें नहीं घुसेंगे। हमारे डीप स्टेट ने किया नहीं किया उसको भी छोड़ दो, जो करना है आप करो बांग्लादेश के साथ। अमेरिका का डीप स्टेट अब इसमें कोई दखल नहीं देगा, अमेरिका इसमें कोई दखल नहीं देगा, यह ट्रंप ने क्लियर कर दिया। यानी अब नरेंद्र मोदी अपने स्टाइल से अपने तरीके से बांग्लादेश को देख लेंगे। बांग्लादेश से निपटना हो या पाकिस्तान से या चीन जैसे बड़े देश से, पीएम मोदी जानते हैं कि किससे कैसे निपटना है। इसलिए शायद ट्रंप ने भी बांग्लादेश की बात पीएम मोदी पर छोड़ दी। लेकिन चीन के मुद्दे पर ट्रंप ने पीएम मोदी को मदद का ऑफर दिया। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने भारत और चीन के बॉर्डर पर होने वाली झड़पों का जिक्र किया और कहा कि मुझे खुशी होगी अगर मैं इस मामले में भारत की मदद कर सकूं। ट्रंप ने तो ऑफर दे दिया, लेकिन मोदी तो मोदी हैं, उन्होंने इस ऑफर का क्या जवाब दिया वो बताऊंगा, पहले ट्रंप को सुनिए। I look at India, I do see the skirmishes on the border, which are quite vicious, and I guess they continue to go on. If I could be of help, I'd love to help because that should be stopped. That's been going on for a long time, and it's quite violent. It's quite violent. ट्रंप ने भारत को चीन पर यह ऑफर इसलिए दिया क्योंकि एक दौर था जब भारत इस तरह के ऑफर को खुशी खुशी मान जाता था। याद कीजिए, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किस तरह कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन लेकर दौड़े दौड़े पहुंच गए थे कि अरे देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन यह नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है जो सुपर पावर को भी इनकार करना जानता है। इसलिए चीन के मुद्दे पर ट्रंप के ऑफर को भारत ने बिना देर लगाए नो थैंक यू कहकर इनकार कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि चीन के साथ बॉर्डर पर चल रहा विवाद दोनों देशों का आपसी मुद्दा है। होंगे ट्रंप अच्छे दोस्त, लेकिन हमें अपने मामलों में किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए। यह है मोदी का नया भारत। इसमें किसी तीसरे के दखल की कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी मुंह पर मोदी सरकार ने कह दिया कि थैंक यू दोस्त, तुमने ऑफर दिया, लेकिन नो थैंक यू, हम चीन को देख लेंगे। यानी डिप्लोमेसी के लेवल पर तो पीएम मोदी ने मामला सेट कर दिया। अब आपको बताता हूं कि मोदी ट्रंप के बीच कौन सी डील्स हुई जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। अब इसका चैप्टर। जो लोग यहां टैरिफ चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि ट्रंप तो टैरिफ लगा देंगे, उन्हें भी मोदी ट्रंप की जोड़ी ने ऐसा ठंडा कर दिया कि अब ये टैरिफ पर छाती पीटना बंद कर चुके हैं। क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी उतना ही टैरिफ लगाएगा। यह तो भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि भारत पहले से ही अमेरिका के 75% प्रोडक्ट्स पर 5% से भी कम टैरिफ लगाता है। भारत अमेरिका के जिन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाता था उन्हें बजट में पहले ही कम किया जा चुका था। इसलिए ट्रंप के साथ मीटिंग में टैरिफ कोई बड़ा मुद्दा बन ही नहीं पाई। ट्रंप को भारत पर अलग से टैरिफ लगाना होता तो पहले ही लगा देते, जैसे कनाडा, मेक्सिको और चीन पर ट्रंप ने ठोका था टैरिफ। लेकिन ट्रंप ने भारत को स्पेशल प्रिविलेज दी, स्पेशल कैटेगरी में रखा और बिना मोदी से मिले कोई अलग से बहुत बड़ा टैरिफ नहीं लगाया। उन्होंने कहा जैसा जो मेरे साथ करेगा मैं वैसा उसके साथ रहूंगा, इसमें गलत क्या है, भारत भी यही करेगा। यानी टैरिफ वाला जो बम विपक्ष जिसमें आग लगा रहा था वो तो ठुस हो गया। जब टैरिफ का मामला ठंडा पड़ गया तो कुछ लोग यहां पर कहने लगे कि ट्रंप तो भारत को तेल बेचना चाहते हैं, और जब रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो फिर भारत क्यों ट्रंप से तेल ले। पिछले साल भारत ने अमेरिका से $15 बिलियन यानी 1,30,000 करोड़ का फ्यूल खरीदा था। तो ऐसा नहीं है कि वहां रशिया से सस्ता तेल मिल रहा है तो दूसरे जगह से नहीं ले रहे। भारत को इतने तेल की जरूरत है कि खाली रशिया से नहीं होगा मामला। अब आगे भारत अमेरिका से करीब $25 बिलियन यानी 2,16,000 करोड़ का फ्यूल खरीदेगा कहा जा रहा है। लेकिन यह भी तब होगा जब ट्रंप सस्ती डील देंगे, यह मान के चलिए। इतना तेल भारत तभी अमेरिका से खरीदेगा जब भारत को सस्ता तेल मिलेगा। अगर भारत को सस्ता तेल नहीं मिलेगा तो वो फिर इतना तेल भी नहीं खरीदेगा। यह बात तो खुद ट्रंप समझ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने खुद कह दिया भाई कि पीएम मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। मोदी जिस तरह से डील करते हैं वैसा कोई नहीं करता। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी उनसे अच्छे नेगोशिएटर हैं। यानी राष्ट्रपति ट्रंप भी मान गए कि पीएम मोदी से अच्छी डील कोई नहीं कर सकता। ट्रंप से मोदी ने कैसे डील की है इसका ट्रेलर आप देख लीजिए।
much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसरो और नासा के आपसी सहयोग से बनाई निसार सैटेलाइट। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. आप सोचिए कि ट्रंप जैसा आदमी पीएम मोदी को टफ नेगोशिएटर बता रहा है, कह रहा है मेरे से ज्यादा अच्छी डील करते हैं भाई, और मेरा और इनका तो कंपटीशन नहीं है, मैं तो फेल हूं इनके सामने। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि मैं अमेरिका फर्स्ट की बात करता हूं, तो मोदी इंडिया फर्स्ट की बात करते हुए जब टेबल पर बैठते हैं तो इंडिया के हितों को और बढ़िया ढंग से जो है वो रखते हैं, मेरे से भी आगे जाकर। जितना मैं अपने देश के लिए नहीं करता उससे ज्यादा करता। मतलब कुछ तो बात होगी पीएम मोदी के डील करने के तरीकों में। और पीएम मोदी आखिर जब डील करने बैठते होंगे तो क्या होता होगा, इसकी एक लाइव तस्वीर आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी किस तरह से डील करते हैं। अमेरिका आने से पहले पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर थे, आपको याद होगा। वहां पर पीएम मोदी के सामने किसी डील की प्रेजेंटेशन चल रही थी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी पीएम मोदी के बगल में बैठे हुए थे। पीएम मोदी कितनी बारीकी से हर बात सुन रहे थे और बीच बीच में अपने इनपुट दे रहे थे। और इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी हैरान दिखाई दिए कि पीएम मोदी ऐसी ऐसी बातें पकड़ रहे हैं जो आमतौर पर एक्सपर्ट्स पकड़ते हैं। आप देखिए कितने टफ नेगोशिएटर हैं पीएम मोदी, इसकी झलक आपको दिखाता हूं। As I told you, now we have already reformed in our policies. We are going to open up, and will give some financial facilities also. The objective for you is to create industrial jobs and to build the ships, manufacturing capacity. And for the containers, of course, we have a shipbreaking yard. So you can get very good raw material from the shipbreaking yard. And out of that you can build the manufacture of containers. ये वीडियो दिखा रहा है कि पीएम मोदी जब नेगोशिएशन की टेबल पे बैठते हैं, आप उनके हावभाव देखिए। दोस्ती यारी अलग, देश का हित अलग। एक एक डिटेल में जाते हैं। भारत को मोदी को झुकाया नहीं जा सकता। हमारे यहां से क्या ले सकते हो, हमारे यहां कैसे बना सकते हो, इसकी बात करते हैं। अगर ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है तो नरेंद्र मोदी के लिए इंडिया फर्स्ट है। पीएम मोदी का फंडा यह है कि दोनों देश मिलकर काम करें, दोनों का फायदा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक का फायदा हो। नरेंद्र मोदी की सोच भविष्य की सोच है। इसलिए आप देखिए कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने का कितना बड़ा टारगेट रखा गया है। अगर आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी एक टारगेट सेट करके, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात की उन्होंने। भारत और यूएस के बीच ट्रेड जो है, अगर आप उसको देखेंगे, व्यापार 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है कि इसको $500 बिलियन तक ले जाना है। बिलियन डॉलर यानी 43 लाख करोड़ तक इसको ले जाना है कि दोनों देश 43 लाख करोड़ का व्यापार करें एक दूसरे से। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ यह नहीं किया कि भाई कहा कि हम आपस में व्यापार कर लें। उन्होंने कहा इसमें जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होगा। यानी दोनों देश साथ में बनाएंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। और ये वो अमेरिका है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बड़ा झिझकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि साथ में आगे बढ़ना है तो साथ बनाना पड़ेगा, और नहीं तो टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि ट्रंप सिर्फ अपना देखें और दूसरे की कोई परवाह ना करें, क्योंकि मोदी ऐसा होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी का सपना है 2047 तक भारत को विकसित बनाना। यह तभी होगा जब भारत की अपनी जरूरतों को खुद भारत पूरा कर पाए। इसलिए देखिए कि आप ट्रंप के साथ बातचीत में न्यूक्लियर पावर पर भी बात हुई, जिसके बारे में हमने आपको पाठशाला में बताया था। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर अमेरिका और भारत मिलकर काम करेंगे। यह काम बड़े पैमाने पर होगा और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी। 2008 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील होने के बाद इस पर ज्यादा काम नहीं हुआ। भारत के पास अभी करीब 8000 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की कैपेसिटी है और 24 रिएक्टर है। अब मोदी ट्रंप मिलकर न सिर्फ बड़े रिएक्टर बल्कि छोटे छोटे रिएक्टर भी लगाएंगे। भारत का टारगेट है 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का।
जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप से मीटिंग करके मोदी देश का क्या फायदा करा पाए, उन सभी की आंखें खुल जाएंगी जब वो देखेंगे कि मोदी ट्रंप से मिलने ऐसे ही नहीं गए। बड़े विजन के साथ वो ट्रंप से मिले, जिसमें भारत के बड़े बड़े हित छुपे हुए, चाहे वो ट्रेड की बात हो, एनर्जी की बात हो या भारत की सुरक्षा की बात हो। जैसे आप डिफेंस के मामले में देख लीजिए, सबसे ज्यादा चर्चा भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस सेक्टर में समझौतों को लेकर कॉम्पैक्ट की हो रही है। कॉम्पैक्ट का मतलब है कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। आसान शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका भारत के साथ ऐसे ऐसे हथियारों की डील करने की तैयारी कर रहा है जो चीन और पाकिस्तान में तबाही मचाएंगे। इसमें सबसे बड़े हथियार का नाम है F-35 फाइटर जेट। यह 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो किसी भी युद्ध में बाजी पलट सकता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा भारत अमेरिका से P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की डील कर सकता है। इसे समंदर का बाज कहा जाता है क्योंकि यह समुद्री इलाके की निगरानी के लिए दुनिया के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट में से एक है। अमेरिका भारत को अपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, जेवलिन और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, स्ट्राइकर व्हीकल देने की तैयारी कर रहा है। ये दोनों हथियार यूक्रेन युद्ध में रूस पर बहुत भारी पड़े थे। साथ ही अमेरिका की डिफेंस कंपनी एंड्यूरल इंडस्ट्रीज और भारत की कंपनी महिंद्रा ग्रुप में भी पार्टनरशिप हुई है। ये दोनों कंपनी मिलकर अनमैन्ड एरियल सिस्टम और 8 मैरीटाइम सिस्टम तैयार करेंगे। ये मानव रहित वो हथियार है जो हवा और पानी के अंदर दुश्मनों का सफाया करेंगे। इस डील को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए, फिर अमेरिका के उस फाइटर जेट के बारे में बताऊंगा जो जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर बन जाता है और भारत की ताकत बढ़ाएगा। फ्रेंड्स, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। मोदी ट्रंप की मीटिंग में अमेरिका के जिस F-35 फाइटर जेट को लेकर बात हुई, वो दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक है। इसकी ताकत आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि राफेल से भी एडवांस है। दरअसल F-35 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। पीएम मोदी से बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप भारत को F-35 फाइटर जेट की सप्लाई करने के लिए तैयार हो गए हैं। F-35 के लिए कहा जाता है कि इसकी रफ्तार के सामने दुश्मन के एडवांस रडार सिस्टम बेकार साबित हो जाते हैं। F-35 की ताकत को दिखाने के लिए अमेरिका ने इसे बेंगलुरु के एयर शो में भी भेजा था, जिससे इंडियन एयरफोर्स के लोग इस फाइटर जेट को अच्छी तरह से समझ सके। पिछले 4 दिनों से यह फाइटर जेट बेंगलुरु के आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। यही है F-35। लेकिन अगर भारत इस फाइटर जेट की डील को फाइनल करता है, जो अभी फाइनल हुई नहीं है, भारत को भी देखना है कि उसका कितना फायदा है, तो इससे पीएम मोदी के दूसरे दोस्त पुतिन मायूस हो सकते हैं। उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अमेरिका के F-35 की ताकत बताता हूं। F-35 फाइटर जेट के मिलने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। फिलहाल भारत के पास सबसे एडवांस फाइटर जेट के रूप में राफेल है। F-35 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। सोचिए, एक जमाना था कि 4th जनरेशन की फाइटर जेट भारत को नहीं मिल रही थी। मोदी पहले राफेल लाए और अब तो 5th जनरेशन की फाइटर जेट ला रहे हैं। स्टेल्थ तकनीक की वजह से यह रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है। इसकी स्पीड करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी स्पीड के कारण ही अपने टारगेट को कुछ मिनट में तबाह करके वापस लौट सकता है। इसके अलावा यह फाइटर जेट 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक बार में 1000 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। इसे अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। अमेरिका में F-35 की 3 वर्जन है। इसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए अलग अलग वर्जन बनाए गए हैं। इसके एक विमान की कीमत करीब 700 से 1000 करोड़ रुपए बैठती है। लेकिन F-35 के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि इसकी उड़ान और मेंटेनेंस महंगी पड़ती है। F-35 को 1 घंटे उड़ाने में करीब 32 से 36 लाख रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा हर साल इसके रखरखाव में करीब 30 करोड़ रुपए का खर्च भी आता है। आगे बढ़ने से पहले आपको F-35 का एक हैरान करने वाला वीडियो दिखाता हूं। यह फाइटर जेट जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है और लैंड भी कर सकता है। आमतौर पर फाइटर जेट उड़ान भरने से पहले रनवे पर दौड़ते हैं, लेकिन F-35 की खासियत देखिए, यह सीधा हवा में उड़ जाता है। हेलीकॉप्टर जैसे सीधा उड़ता है वैसे उड़ा और सीधा सीधा उड़ जाता है और लैंड भी ऐसे ही कर जाता है। मतलब इसको बहुत बड़े जगह की जरूरत नहीं, आया और धीरे धीरे करके नीचे उतर।
तकनीकी भाषा में इसे वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कहते हैं। F-35 के दूसरे वेरिएंट में शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की तकनीक लगाई गई है। इसकी वजह से बहुत कम जगह में यह उड़ान भर सकता है। भारत के LAC और LOC के पहाड़ी इलाकों में F-35 बहुत मददगार साबित हो सकता है, जहां बहुत बड़ी रनवे और एयर स्ट्रिप नहीं होती, तो सीधा जहां खड़ा है वहीं से अपना उड़ा और फिर वहीं लैंड कर गया। यह बहुत बड़ी खासियत है इसकी। अगर पीएम मोदी F-35 की डील फाइनल कर देते हैं तो इससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पुतिन पिछले कई सालों से अपना फाइटर जेट सुखोई 57 भारत को बेचने की तैयारी कर रहा है। यह भी F-35 की तरह 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। भारत पिछले कई सालों से 5th जनरेशन का फाइटर जेट को खरीदना चाहता है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को F-35 का ऑफर दे दिया। दूसरी तरफ पीएम मोदी की पुतिन से भी बहुत अच्छी दोस्ती है। इसके अलावा भारत ने ज्यादातर फाइटर जेट रूस से ही खरीदे। भारत को सुखोई 57 बेचने के लिए पुतिन ने इसे बेंगलुरु के एयर शो में भी भेजा था, ताकि इंडियन एयरफोर्स के लोग उसे भी अच्छी तरह से देख लें। यानी अब F-35 का ऑफर भी है और सुखोई 57 की डील भी है। पीएम मोदी दोस्ती नहीं देखेंगे, ये लिख के ले लीजिए। भारतीय वायुसेना जिसे ज्यादा बेहतर बताएगी उसी की डील हुई। F-35 के अलावा भारत अमेरिका से P-8I विमान भी खरीदेगा। वैसे तो भारत के पास पहले से ही 12 P-8I विमान है, लेकिन भारत ऐसे और विमान चाहता है। लेकिन ये क्यों खरीदना चाहता है भारत, आपको यह भी बताता हूं। P-8I लॉन्ग रेंज वाला समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। इसका रडार और सेंसर सिस्टम काफी एडवांस बताया जाता है। ये देखिए ऐसा होता है। इन विमानों में हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल भी हुए, जो हर मौसम में किसी भी जहाज या सबमरीन का खात्मा कर सकते हैं। इसलिए P-8I विमान को सबमरीन किलर कहा जाता है। P-8I विमान 907 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 1200 नॉटिकल माइल है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल के चलते भारत को निगरानी बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए P-8I विमान भारत के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये विमान न सिर्फ दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों का पता लगाने में माहिर है, बल्कि उन्हें खत्म करने में भी कुछ मिनट भी नहीं लगाते। हथियारों की डील के साथ साथ मोदी और ट्रंप के बीच अंतरिक्ष में भी अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप पर बात हुई। ट्रंप से मुलाकात के बाद मोदी ने बताया कि नासा और इसरो बहुत जल्द एक बहुत ही खास सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेंगे। इस सैटेलाइट का नाम है निसार, जो नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन है। निसार सैटेलाइट को इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है। यह दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट प्रोग्राम है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। लेकिन अंतरिक्ष में मोदी और ट्रंप की पार्टनरशिप का झंडा बुलंद करने वाला निसार सैटेलाइट करेगा क्या, कैसे यह गेम चेंजर होगा, यह भी बताता हूं। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी ये धरती का चक्कर काटते हुए पृथ्वी की सतह में परिवर्तनों को ट्रैक करेगा। इस सैटेलाइट की सबसे कमाल की बात यह है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आने वाले भूकंप या सुनामी का पहले ही अलर्ट दे देगा। इसके अलावा यह पृथ्वी की लगभग सभी भूमि और बर्फ की सतहों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचकर भेजेगा, जिससे धरती पर जलवायु परिवर्तन का पता लगाने और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने में मदद मिलेगी। यह सैटेलाइट धरती पर समंदर और नदियों में जलस्तर को भी सटीकता से नाप पाएगा, जिससे यह पता चलेगा कि जलस्तर कितना कम हो रहा है या बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कह ही दिया है कि इसरो और नासा जल्दी ही निसार को लॉन्च करेंगे। खबर यह भी है कि निसार सैटेलाइट को अगले ही महीने यानी मार्च 2025 में इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जा सकता है। एक बार पीएम मोदी को भी सुनिए। स्पेस के क्षेत्र में अमेरिका से हमारा करीबी सहयोग रहा है। इसरो और नासा के आपसी सहयोग से बनाई निसार सैटेलाइट शीघ्र ही भारतीय लॉन्च व्हीकल पर अंतरिक्ष की उड़ान भरेगी। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। यानी नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती का जलवा आज दिखा है। लेकिन मोदी सिर्फ और सिर्फ भारत के हितों की रक्षा के लिए वहां थे। भारत को कैसे आगे ले जाना है इसके लिए थे, और उसके लिए क्या क्या किया है आज आपको विस्तार से पाठशाला में बताया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने दिल खोलकर खर्च किया, जिसको लेकर विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा था। कह रहा था कि देखो योगी ने महाकुंभ आयोजन में कितना ज्यादा खर्च कर दिया। लेकिन आज सीएम योगी ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर विपक्ष की बोलती बंद हो गई। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि महाकुंभ के आयोजन में सिर्फ 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी महाकुंभ आयोजन से यूपी की अर्थव्यवस्था को 200 गुना का प्रॉफिट हुआ।
योगी ने यह भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ में 5-6 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इस खर्चे में प्रयागराज का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। यानी 1500 करोड़ लगाए, 3 लाख करोड़ रुपए कमाया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।